हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडर 24/7 दैट इज फॉर क्लास 10। सो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग का स्वागत है अडर 24/7 के इस चैनल पे। और जैसे कि यहाँ पे आप लोग थंबनेल में देख रहे हो कि आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने आए हैं, दैट इज क्लास 10th इंग्लिश टर्म 2 कंप्लीट सिलेबस एंड स्ट्रेटजी। सो आज के सेशन में हम लोग टर्म 2 में किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आप लोग को पूरा का पूरा अपना सिलेबस कवर करना है और कैसे अच्छे से आपको मार्च में जाकर एग्जाम देना है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑल्दो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम टर्म 1 तो कब के खत्म हो गया और आप बहुत लेट आए हो। सो कोई नहीं, अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी चल रही थी जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज थे, पजल थे कि मैम पता नहीं क्या हो गया, कैसा पेपर आ गया। और सबसे ज़्यादा तो इंग्लिश में ही टेंस थे क्योंकि इंग्लिश का पेपर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगा। आई नो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था उनको सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के ऑप्शंस आए, ऑप्शंस के भी ऑप्शंस आए, फिर उसमें से सिलेक्शन करना वाज क्वाइट डिफिकल्ट, थोड़ा सा पेपर लेंदी भी हो गया था। सो ऑल द थिंग्स वी कंसिडर्ड, सारी की सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं कि ठीक है टर्म 1 का पेपर टफ आ गया था, MCQ हुआ, नई स्ट्रैटेजी थी, नया प्लान था, एवरीथिंग वाज सो डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, ऑल्दो कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने कहा कि नहीं हमारा पेपर अच्छा गया, कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, प्रॉब्लम की, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि नहीं मैम ठीक है, इट वाज ओके, लाइक ठीक है पेपर अच्छा भी गया मेरा, इतना भी ख़राब नहीं गया। तो खैर ठीक है, अच्छा गया बुरा गया, पेपर टफ आया था या इजी आया था, दिस इज लिटरली अ मैटर ऑफ कंसर्न। बट अभी हम लोग इसको साइडलाइन करते हैं क्योंकि हमारे टर्म 1 के एग्जाम्स हो चुके हैं, तो अब हमें बार बार उसी चीज़ में नहीं रहना चाहिए। मम्मी पापा भी बोलते होंगे ना बेटा पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा इंसान को नहीं सोचनी चाहिए, यानी कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। आई होप कि मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो सही होगा। मतलब वी शुड नॉट बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द पास्ट, हम लोग को फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि हम हमारा फ्यूचर कैसा अच्छा करें, राइट। सो यहाँ पर हम लोग टर्म 2 से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जितना टाइम बचा हुआ है उस टाइम पे हम अपना पूरा सिलेबस कैसे कवर करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, टर्म 2 में कितने मार्क्स का होगा वो, और उसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो आपके दिमाग में 2-3 चीजें जब ये सेट होंगी ना कि कितना सिलेबस आएगा, कितना पढ़ना है, कैसे अपना टाइम डिवीजन करोगे, व्हेन यू पीपल हैव प्लान ना, सो यू कैन डू थिंग्स इन अ बेटर वे। समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है और सोचना है कि किस तरीके से हम एक प्लान्ड वे में चीजों को करें ताकि हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट पे कॉपी खोल करके बैठ जाते हैं, बुक खोल करके बैठ जाते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, बस यही है जो कि हमको पढ़ना है और उसके बाद फिर हम लोग आराम से एग्जाम दे आएंगे। और स्पेशली मैंने इंग्लिश और हिंदी के पेपर में ये देखा है कि बच्चे लास्ट मोमेंट पे पढ़ने के लिए बैठते हैं। सो दिस इज नॉट एट ऑल गुड। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू ऑल माई डियर स्टूडेंट कि आप लोगों ने इंग्लिश को भी प्रेफरेंस देनी है, जिसको आप साइडलाइन कर देते हो। तब भी कुछ वजह ऐसे भी होती हैं कि हम लोग जो लास्ट मोमेंट पे उठ करके पढ़ते हैं कि चलो अभी इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इंग्लिश तो इजी होती है, सो इट वाज जस्ट लाइक दैट। तो लास्ट मोमेंट पे हमें क्या लगता है ना, पढ़ लेते हैं, लेकिन पेपर जब टफ आ जाता है तो बहुत टेंशन होती है ना। तो पेपर टफ इसीलिए लगता है बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली इन प्रैक्टिस, राइट। तो अभी CBSE को क्लेम करना बंद कर देते हैं, अपने आप को क्लेम करना बंद कर देते हैं, अपने आप को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी दोष देने की ज़रूरत नहीं है। अभी टर्म 1 के बारे में थोड़ी देर के लिए सोचना छोड़ दो, लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर टर्म 1 कि क्या होता है, बट अभी टर्म 2 के बारे में हमें अच्छे से सोचना है। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानने की। आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है ना, किस तरीके से आएगा वो, और उसके बाद ही आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन करूँ तो आपको ये चीज़ पता होगी कि आपका जो सिलेबस था उसका डिवीजन टर्म 1 और टर्म 2 में किया गया था और 50-50 मार्क्स में इसको डिवाइड कर दिया गया था, राइट। सो यानी कि जो टर्म 2 भी आपका होने वाला है वो भी आपका 50 मार्क्स का होगा, राइट। मैं कोई दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, दैट विल बी बेटर यू टू अंडरस्टैंड। सो एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जो है इंटरनल असेसमेंट का, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलने है ना। तो इसको आप अपने क्लास वर्क के लिए छोड़ दो, जो भी आपके टीचर्स आपको वर्क दे रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स दे रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज करवा रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से आप परफॉर्म करो ताकि आपके जो इंटरनल असेसमेंट्स के मार्क हैं वो आपको फुल मिले, है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरनल असेसमेंट में कि आप अपने टीचर को खुश रखो
खुश कैसे रखोगे? अच्छे से सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करके, जो वो बोल रहे हैं उस काम को अच्छे से करके, राइट। सो आपको ये 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट से मिलेंगे। सो इसके लिए आप लोगों ने खुद मेहनत करनी है। बाकी बचे आपके 40 मार्क्स, तो उसकी जो स्टडी है, उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो पढ़ाई है, वो हम लोग मिलके करने वाले हैं, राइट। तो आप देखो यहाँ पे आपका एक रीडिंग सेक्शन है जो कि कितने मार्क्स का आने वाला है? 10 मार्क्स का। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर आपकी दो चीजें चेक करता है। पहली तो आपकी रीडिंग एबिलिटी को चेक करता है कि आप कितना तेज हो पढ़ने में। आपने देखा था ना टर्म 1 में लंबे लंबे पैराग्राफ्स आए थे, बड़े बड़े पैराग्राफ्स, एंड उनको पढ़ने में हमें बहुत टाइम लग रहा था। उनको पढ़ने में टाइम क्यों लग रहा था? बिकॉज वी आर एक्चुअली नॉट इन अ प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस में ही नहीं होते तो हमें प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, राइट। सो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। वी हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज पैसेजेस वेरी वेल, राइट। तो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि हमारी एक तो रीडिंग एबिलिटी चेक की जाती है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग, कि पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप कितने अच्छे से उसको समझ पा रहे हो। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप लोगों ने क्या करना है? अपने रूटीन में लाना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा डेली बेसिस पर करना है ताकि आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी हो, है ना। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पैसेज ही उठा करके पढ़ रहे हो। जो आपके कोर्स का पार्ट है, यानी कि आपकी जो इंग्लिश की स्टोरीज हैं, आप उनको बेटर तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, राइट। आपके जो भी नोट्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से फॉर्म करो, तो इससे भी आपका रीडिंग एबिलिटी का डेवलपमेंट होगा और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, राइट। दूसरा, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर, ये मिक्स्ड आपका 10 मार्क्स का आता है। ऑल्दो ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक हैं, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके ग्रामर में कवर करने के लिए, बट उनको हम लोग एक वन गो में कंप्लीट करेंगे। एक एक बार हम लोगों ने सबका बेस पढ़ लिया और एक एक बार हम लोगों ने सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम्स में। अगर हम लोगों ने उनको पढ़ लिया सो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। सो आपने एक चीज़ देखी बेटा, ग्रामर में है तो बहुत सारे टॉपिक, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो ग्रामर का जो टॉपिक था वो टर्म 1 और टर्म 2 का सेम ही था, है ना। यानी कि इस बार जो हम लोग को टर्म 1 में पढ़ने को मिला था उसको हम लोग को बस रिवाइज ही तो करना है। टर्म 2 में हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ और अच्छे से बेटर तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे इसको, तो ये हमारी मदद करेगा। सो बेसिकली टर्म 2 में हमें ग्रामर का तो होल सोल रिविजन करना है। राइटिंग सेक्शन में भी आप लोगों को लेटर राइटिंग देखने के लिए मिलेगी। लेटर राइटिंग आपकी आ रही है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, राइट। सो लेट अस सी कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, तो उसकी प्रैक्टिस भी हम लोगों ने करनी है। अब एक चीज बेटा प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, वो ये कि वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस कि हमारा जो टर्म 2 का एग्जाम है वो एमसीक्यू होने वाला है या फिर वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, है ना। वैसे ज्यादा चांसेस यही है कि डिस्क्रिप्टिव हो, बट अभी आप जैसे सुन रहे होगे ओमनी कोरोना के बारे में, सो इट माइट बी पॉसिबल कि हो सकता है कोरोना की कोई और वेव आए और उसके बाद फिर आपके स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएं जिसकी वजह से आपके एमसीक्यूज हों, राइट। बट देयर आर लेस चांसेस ऑफ एमसीक्यू, ज्यादा चांसेस यही है कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। सो लेट अस सी, हम लोग इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे, इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और अगर इन केस हमारा जो सीबीएसई है वो अनाउंसमेंट करता है कि टर्म 2 भी आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा तो फिर हम लोग उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। मेन तो फॉर्मेट समझना है ना। मेन तो ये है कि आप लोगों ने लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये आपने आ गया तो आप लोग इसको रॉन्ग नहीं करके आओगे, इसके क्वेश्चन आप पूरे प्रॉपर्ली कर सकते हो। लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज लिटरेचर। लिटरेचर आपका सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करता है, दैट इज 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, है ना। तो हम लोग को एक एक चैप्टर बहुत ही थोरली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हम लोग को ना हो जब हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हो। अब जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस इस तरीके से सेट किए गए थे कि हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा वाला करेक्ट होगा या कौन सा वाला करेक्ट नहीं होगा, ठीक। ऑल्दो एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी थे बच्चों को लग रहा था ये भी ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन होगा। बच्चों को क्या, मुझे भी लग रहा था कि दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। सो उन क्वेश्चन की बात नहीं करी बेटा, वो गिने चुने क्वेश्चन थे, नाम मात्र एक दो ऐसे क्वेश्चन थे जो कंफ्यूजिंग थे, प्रॉब्लम हो रही थी उनको सॉल्व करने में, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर इजी। हाँ, थोड़े से उन्होंने ऑप्शंस इस तरीके से दिए थे कि आपको लग रहा था दोनों हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उसको थोरली पढ़ना है मेरे साथ। जब मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तो मैं वन गो में चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी आपको, मैं पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगी। उनके बीच के जो वोकैबुलरीज हैं वो भी आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे, तो उस सिचुएशन में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर बीच से वोकैबुलरी भी आ जाती है तो भी कर लेंगे, बीच से कोई भी पैराग्राफ उठा करके दे देता है वो भी कर लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं वो भी कर लेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी हम कर लेंगे। तो करोगे कैसे इस चीज को, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। सो ये हो गया आपका पूरा ऑल टोटल 50 मार्क्स का सिलेबस जो कि आपने यहाँ पर कंप्लीट करना है, राइट। अब आप एक चीज सोचो कि हमारी सुपर स्ट्रैटेजी क्या है जो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। लेट मी टेल यू इन अ वेरी क्विक मोड एंड इन अ वेरी सिंपल पैटर्न।
आपके पास कौन कौन सा टाइम है? अभी देखो दिसंबर तो ऑलमोस्ट गया ना, दिसंबर आज क्या हो गया, 21 दिसंबर है, राइट? तो 21 दिसंबर है, तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग, 10 दिन बचे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हमारे पास मान लेते हैं हम जनवरी है, ठीक है, हमारे पास क्या है, फरवरी है, हमारे पास मार्च है, ठीक है। तो अगर हम लोग मार्च के 20 डेज ले लें, फेब के ले लें, मान अप्रोक्सीमेटली 30 डेज तो होते नहीं है इसमें, 29 डेज होते हैं, राइट? तो चलो ले लेते हैं इसको 29 28 डेज जो भी है, अप्रोक्सीमेशन में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इसको भी, और इसके हम लोग 30 डेज अप्रोक्स में ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो भी 10 दिन बचे हुए उसको हम ले लेते हैं। सो अगर ऑल टोटल आप एक अप्रोक्सीमेशन में देखो तो हमारे पास ऑल टोटल कितने डेज है बच्चों, 90 डेज है ना, टू प्रिपेयर वी हैव 90 डेज। तो ये 90 डेज में हमें अपनी प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, राइट? सो मुझे नहीं लगता कि बच्चे 90 के 90 डेज पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स, हमें एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, हमें क्लास के असाइनमेंट्स करने होते हैं, क्लास के वर्क्स करने होते हैं, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हमें और अदर तरह की भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सो आई एम नॉट कंसिडरिंग होल 90 डेज एज योर वर्क, आई एम जस्ट कंसिडरिंग, मान लो आपने इन 90 दिनों में से 60 डेज वर्किंग के लिए ले लिए, 30 डेज छोड़ दो आप एक्स्ट्रा वर्क के लिए, जो भी आपका एक्स्ट्रा काम आ रहा है। देखो दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए कि कितने दिन हमारे फालतू वेस्ट हो सकते हैं, 30 डेज हमारे एक्स्ट्राज में जा सकते हैं, लीव इट, है ना। हमारे पास 60 डेज है, हम इन दिनों में क्या करने वाले हैं, हम अपनी पढ़ाई करने वाले हैं, इन दिनों में हमें अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग करनी है। सो उन 60 डेज की प्लानिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो 60 दिन का एक दिन भी हमारा, मतलब एक एक दिन जो है ना वो हम लोग प्रॉपरली कवर करें, एक एक दिन हमारी प्रॉपरली पढ़ाई हो, हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखो रीडिंग में आपके 2 पैसेज आने वाले, रीडिंग में आपके कौन कौन सा पैसेज आएगा, पहला पैसेज आएगा डिस्कर्सिव पैसेज और दूसरा पैसेज आएगा केस बेस्ड पैसेज जो फैक्चुअल हो सकता है, राइट? तो 2 पैसेजेस आते हैं आपके, 2 पैसेज को आपको करना होता है और ये 2 पैसेज के मार्क्स ही आपको कितने मिलेंगे, 10 मार्क्स। सो इनकी प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी है ना। अब देखो रीडिंग, मैंने क्या कहा, रीडिंग में आपकी 2 चीजें अच्छी होनी चाहिए, एक तो रीडिंग और दूसरी अंडरस्टैंडिंग, है ना। एक बार आप रीडिंग करना सीख जाओ, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करवाना मेरा काम है ना। अब होता क्या है, जब हम लोग पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पढ़ते टाइम, कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है, क्यों नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि हमें उसका मतलब नहीं पता है, राइट? सो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रोज एक पैसेज लेकर के बैठ जाओ और रोज एक पैसेज की प्रैक्टिस करो, आई विल नॉट से। आपको जब भी फ्री टाइम मिले, आपको संडेज को फ्री टाइम मिलता है, चलो लेट्स रीड दिस पैसेज एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको बहुत सारे ऑनलाइन बहुत सारे पैसेजेस मिल जाएंगे, या आपको बहुत सारे ऐसे पैसेजेस मिल जाएंगे जो आपकी बुक में भी होंगे, राइट? आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, देयर आर सो मेनी स्टफ्स, ठीक है? तो आप उनको उठा करके संडेज में कभी बैठे बैठे हो प्रैक्टिस कर लेना, कोई नई स्टोरी पढ़ने का मन करे तो प्रैक्टिस कर लेना। बट ऑल्दो अगर आपको अपनी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो आपके लिए डेली बहुत सारा टाइम है, आप डेली एक चैप्टर उठा करके पढ़ रहे हो, आप डेली मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप एक एक वर्ड टू वर्ड एक एक चीज को समझ रहे हो। कई सारे विकैबुलरीज ऐसी थी जो नई थी, मुझे नहीं समझ में आ रही थी, मैंने वहां पे लर्न कर ली। हो सकता है वही सेम विकैबुलरी आपको किसी पैराग्राफ में मिल जाए। मुझे याद है मैं एक दिन क्लास में डिस्कस कर रही थी एक वर्ड टायरेंट करके, मैंने बताया भी था बच्चों को डिक्टेटरशिप उसका मतलब होता है। सो वही सेम चीज एग्जाम में आ गई थी, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं था आपके सिलेबस से, राइट? सो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें पढ़ रहे होते हैं जिसमें कोई नया वर्ड होता है, वो हमारे एग्जाम्स में आ जाता है। इंग्लिश की बात कर रही हूँ बेटा, राइट? सो आपने क्या करना है, अपने डेली बेसिस पे जो आपके चैप्टर्स हैं आप वो पढ़ रहे हो, लेकिन उन वर्ड्स के साथ आप कोताही मत करो, उन चैप्टर्स के साथ आप कोताही मत करो, उनको प्रॉपर्ली मतलब वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, ताकि जो मैं पढ़ रहा हूं ना मुझे एक एक लाइन का मतलब यहाँ पे आ जाए समझ में, मेरे दिमाग में एक एक चीज आ जानी चाहिए, मुझे पूरा का पूरा चैप्टर लर्न हो जाना चाहिए, राइट? सो उससे आपकी ना रीडिंग एबिलिटी बढ़ेगी। जब आप एक चैप्टर को पढ़ते हो ना, हो सकता है जब आप शुरुआत करो तो आपको बहुत टाइम लग रहा हो उसको पढ़ने में, लेकिन देयर वुड बी अ टाइम, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो पढ़ते पढ़ते आप इतना यूज्ड टू हो जाओगे ना कि आपको आगे वाले चैप्टर्स पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक? सो आपकी रीडिंग एबिलिटी आपके रोज के चैप्टर्स जो आप पढ़ रहे हो उनसे इंप्रूव हो रही है। कुछ अनसीन पैसेज भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ में मिल करके, उनसे इंप्रूव होगी। और कुछ स्पेयर टाइम में, अगर आपको संडेज में कोई टाइम मिले या कोई भी स्पेयर टाइम मिले जब आपको कुछ नहीं हो करने के लिए, आप एक कॉम्प्रिहेंशन लेकर के बैठ जाना, कुछ नया पढ़ने के लिए भी मिल जाएगा आपको और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। सो जब आपने रीड किया ना और रीड करके आप एक एक वोकैबुलरी को पढ़ रहे हो, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो अपने आप आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। चीज का मतलब समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है।
एक दिन टाइम लगेगा, 2 दिन टाइम लगेगा, 3 दिन टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार बैठना सीख जाओगे, बैठ करके काम करना शुरू कर दोगे ना, तो फिर हैबिट में आ जाता है वो, और फिर हम उसके यूज्ड हो जाते हैं और फिर वो चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं। सो ये दोनों पैराग्राफ तो मैं आपको करवाऊंगी ही अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस, लेकिन आपको भी साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना बेटा कि जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैंने रट लिया, मगअप कर लिया, हो गया। आपको समझनी पड़ती हैं, और इंग्लिश ही क्यों, मैं तो कहूँगी सारे सब्जेक्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको समझना पड़ता है, राइट। अभी छोटे हो, क्लास 10th में हो, जब धीरे धीरे बड़े होगे ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो घूम फिर के आएंगी, लेकिन होंगी आपके सिलेबस से ही, तो वो चीज़ें आपको अभी से डेवलप करनी है अपने अंदर। नेक्स्ट है आपकी राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपका फॉर्मल लेटर आएगा जो कि सिचुएशन बेस्ड होगा, लेटर ऑफ ऑर्डर आ सकता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी आ सकता है, और दूसरा एक एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा जिसपे बेस्ड आउटलाइन, चार्ट, क्यू, मैप, रिपोर्ट एक्सेट्रा कुछ भी दिया हो सकता है, राइट। सो इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, इसका हम लोग फॉर्मेट पढ़ेंगे, और फॉर्मेट के साथ साथ हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और अगर हमको ये भी पता चलता है आने वाले टाइम पे कि एमसीक्यू बेस्ड ही आ रहा है, तो बट ऑब्वियसली चीज़ें आएगा तो फॉर्मेट से ही, सब हेडिंग क्या होगी, इसका सब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा, ये सब चीज़ें ही तो पूछी जाएंगी, राइट। सो इसके फॉर्मेट और प्रैक्टिस को भी हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे आने वाले टाइम पे। अगर ये सीबीएसई नोटिफिकेशन देता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, सो वी विल लर्न दैट ऑल्सो। ओके, आगे देखिए, ग्रामर में आ जाते हैं। टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब कॉनकॉर्ड, डिटरमाइनर, रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला एक टॉपिक है जो मैं आपको कंप्लीट थॉरली पढ़ा दूंगी। और ये कैसा चैप्टर है ना बेटा, जिसमें आपके 0 मार्क्स खोने के चांसेस होते हैं। एक बार अगर आपने लर्न कर लिया ना, तो आप कभी से गलत नहीं करके आओगे। ये इसी पे ही बेस्ड होता है आपका कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस, मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच का ही पार्ट है जिसको आपको कवर करना है। ऑल टोटल 1 2 3 4 5 चैप्टर हैं आपके, जो कि आपने क्या करना है, रिवाइज करने, रिविजन करना है, ठीक है। या 4 चैप्टर मैं बोल सकती हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th आपको रिवीजन करना है। 5th वाला जो है रिपोर्टेड स्पीच, वो मैं आपको प्रॉपर्ली कंप्लीटली पढ़ा दूंगी, ताकि आप एक भी क्वेश्चन उसमें एग्जाम में जब आए तो गलत ना करो, राइट। आगे देखिए, लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट से आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स बस, सर्मन एट बनारस, प्रपोजल। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में ऑलरेडी आप लोग को करवा चुकी हूँ, मैडम राइट्स दी बस आने वाले क्लासेस में आपका हो जाएगा। सो ये चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे बहुत ज़्यादा अगर मैं आप लोग का टाइम लूंगी। अब देखो, हम लोगों ने यहाँ पे प्लान बनाया कि वी विल गिव यू द रिकॉर्डेड सेशन, हम लोग आपको लाइव सेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लाइव सेशन ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ लो, इसलिए हम आपको रिकॉर्डेड देने वाले हैं, राइट। सो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बड़ा चैप्टर हुआ तो वो 2 वीडियोज़ में आपके पास जाएगा, नहीं तो एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम कंप्लीटली आपको वर्ड टू वर्ड वोकैबुलरी भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से पूरे चैप्टर्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ से ही आप अपनी आरसी की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। यहीं से ही आप अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी भी डेवलप कर सकते हो। सो इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका तो मैं आप लोगों ने क्या क्या करवाने वाली हूँ, चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगी, ठीक है। चैप्टर के अलावा इसके क्वेश्चन आंसर्स, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करेंगे, ठीक है। आपके जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ना, वो भी हम यहाँ पर कर लेंगे। मैं आपको इसके क्वेश्चंस पता है कैसे करवाने वाली हूँ, एक्सट्रैक्ट बेस्ड, यानी कि आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होंगे, वो मैं आपको यहाँ पर दूंगी करने के लिए। तो जो एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, कुछ पैराग्राफ्स उठा करके जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बन सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, यानी कि मैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करूंगी जिसमें आपको ये क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो वीडियोस आपको प्रॉपर्ली डेली बेसिस पर आपने वीडियोस देखनी है। वीडियो देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिन भर में 1 घंटा निकालो ताकि आप उस वीडियो को देख पाओ और अच्छे से पढ़ पाओ। फॉर ग्रांटेड मत लो किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ना। जब आप बैलेंस करके चलते हो ना, हर दिन आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते हो, तो आपकी प्रेपरेशन अच्छी हो जाती है। पोएम में अमांदा एनिमल्स द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, जब मैं ये पोम्स पढ़ाती हूँ ना बच्चा आपको, तो मैं पोम्स में आपको फिगर ऑफ स्पीच, जिसे आप लोग पोएटिक डिवाइसेस भी बोलते हो, है ना, पढ़ाती हूँ। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटली, जब मैं पोएम पढ़ाऊंगी तो उसके साथ उनकी पोएटिक डिवाइसेस भी पढ़ाऊंगी, उस पूरी की पूरी पोएम का अच्छे से मतलब समझाऊंगी, उनके बीच में जो नए वर्ड्स आएंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, वो भी हम लोग लर्न करेंगे। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो भागते हुए होगा, बस आपने रेगुलर सेशन अटेंड करना है। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट लिटरेचर सेशन वेरी वेरी वेल। गॉट इट। सो फिगर ऑफ स्पीच भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हम राइमिंग स्कीम भी देखेंगे पूरी की पूरी पोएम की, और अच्छे से उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला काम मैंने क्या करा दिया, मैंने आपको पोएम जब पढ़ाई तो राइमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइसेस सब कुछ करवा दिया। इसके बाद मैं इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी।
ठीक है, ओके। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आपकी एक बुक है, दूसरी बुक जो है उससे द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, नेकलेस, हैक ड्राइवर, भोली। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया ना 4x2 माइट भी पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा आपके सेशंस बनेंगे तो 8 सेशंस बनेंगे इस पे। अगर मैक्सिमम लेंदी चैप्टर हुआ तो 8 सेशंस बन जाएंगे, छोटा चैप्टर हुआ तो 8 सेशंस भी नहीं बनेंगे, एक एक में ही कवर हो जाएगा। तो ये आपको डेली बेसिस पर वॉच करने हैं और इनके ऊपर भी बेस में आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी। ठीक है, बस आप लोगों ने लिटरेचर के लिए, ग्रामर के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। रीडिंग और रीडिंग पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए या अनसीन पैसेज के लिए मैं आपको बोलूंगी कि बस डेली बेसिस पे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जब आप लिटरेचर सेशन को पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ, तो आप लोगों ने बस एक काम करने हैं, आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं उसकी। ठीक है, ये मत सोचना कि कहीं किसी जगह से आपको नोट मिल जाए, उठाया और पढ़ लिया, कोई साइट से नोट मिल गया, कोई साइट से नोट मिल गया, उठाया और पढ़ लिया, ये मत करना। नोट्स खुद के प्रिपेयर करना, सेल्फ नोट्स, क्योंकि आपके लिखे हुए नोट्स आप सबसे अच्छे से समझते हो, राइट। सो एट लास्ट मैं बस यही बोलना चाहूंगी दैट देयर इज अ सुपर स्ट्रैटेजी फॉर मी फॉर ऑल दी थिंग्स। जब मैं आपको एक एक चैप्टर पढ़ाती जाऊं तो आप लोग उसके नोट्स प्रिपेयर करते जाना, और कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जो मैंने पढ़ाया है और आपका छूट गया है। सो नोट्स प्रिपरेशन ये आपकी सेल्फ डूइंग होनी चाहिए, खुद से करनी है आपको, ताकि जब मैं उसके क्वेश्चंस आपके साथ मिल करके सॉल्व करूं ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऐसा ना दिखे आपको जो आपको नहीं आता, राइट। तो जब आप क्वेश्चंस मेरे साथ करोगे, इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ ऐसा एक दो चीजें आपको ऐसे मिल जाए जो आपके सामने नहीं हो, कुछ एक्स्ट्राज में हो। तो जहां पे भी आप लोगों ने अपनी कॉपी लेकर के रखी हुई है, जहां पे भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं ना, तो उसी के ही नोट्स में स्टार बना करके एक लाइन और भी ऐड कर देना। ये एक्स्ट्रा था जो मैंने आज के सेशन में पढ़ लिया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई को करना है। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रैटेजी ऑफ टर्म 2। तो अब सब कुछ भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, टर्म 1 देकर के आए हो, खराब हो गया, अच्छा हो गया, जैसा भी, आई डोंट नो। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज सोचनी है, वो चीज जो सोचने वाली है वो ये है कि टर्म 2 को हम लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से कैसे करें। फिर से बोल रही हूँ, ये बिल्कुल भी दिमाग में आप लोगों ने नहीं रखना है कि हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे। अब डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी चीज को लेके बताओ ना कि ये तो हो जाएगा मेरा, ये वाला टॉपिक अच्छा है, इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, यही पढ़ लेते, नहीं। हर चीज को आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट देना है, राइट। बिकॉज यू पीपल आर इन क्लास 10th 12th, ये वो क्लासेस होते हैं ना जिसमें हम लोग को हर चीज को थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अपनी नॉलेज को डेवलप करना इज वेरी वेरी नेसेसरी, है ना। आपने देखा होगा जब IAS का पेपर देने जाते हैं तो भी CSAT का एग्जाम होता है ना, उसमें भी इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, तो एक्स्ट्राज में भी चीजें आती हैं आपकी अपार्ट फ्रॉम GS। सो जब आप कंपटीशन के लिए जाओगे, आने वाले टाइम पे आओगे ना, आने वाले कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करोगे, तो भी आपको ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आएंगी। तो अभी से ही क्यों ना उन चीजों को बेटर ऑफ बेटर करके रखा जाए। तो कोशिश यही करना कि रेगुलर बेसिस पर पढ़ो और एक भी दिन स्किप ना करो जिस दिन आपकी पढ़ाई ना हो पाए। हाँ, प्लान्ड वे में करना। फिर मैंने बोला कि 60 में से 30 डेज को एक्सक्लूड कर दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन 60 डेज जो हैं वो आपकी प्रॉपर पढ़ाई वाले होने चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये जो स्ट्रैटेजीज हैं मेरी वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आप मेरे साथ मिल करके एकदम जोश के साथ पढ़ाई करोगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन, लग जाओ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।